तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है रजिस्टेंस उसको ये मैंने बता दिया था। क्या बताया था? दो तरीके से जोड़ते हैं, एक सीरीज कम्बिनेशन होता है, दूसरा क्या होता है? पैरेलल कम्बिनेशन होता है। अब बात ये आती है कि जब हम सीरीज में और पैरेलल में उनको जोड़ते हैं, ठीक है ना, सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो अगर कई सारे रेजिस्टेंस 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम के हैं, उनको हमने सीरीज में जोड़ दिया जाए तो वो सभी मिला करके कितने ओम के रेजिस्टेंस का काम करेंगे, या पैरेलल में जोड़ दिया है तो कितने ओम का करेंगे। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है कि सीरीज कम्बिनेशन में क्या जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, बात समझ गए? तो देखो मान लो 3 रेजिस्टेंस हमने लिया, एक R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। ठीक है, इन तीनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया। देख रहा आपने, देख रहे हैं ना आप, इसको मैंने किस में जोड़ा है? सीरीज में जोड़ा है। ठीक है, और इनको सीरीज में जोड़ करके एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। ठीक है, और स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए की लगा दिया गया है। ठीक, बात समझ गया? तो ये सीरीज कम्बिनेशन है कि इंड बाई इंड हमने क्या किया है? इनको जोड़ दिया है। बात समझ में आ रहा है? इंड बाई इंड इनको हमने क्या किया है? यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, अब जरा देखो, पहली चीज ये होता है, देखो न्यूमेरिकल हम इसमें लगाते हैं, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए ये पहचाना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा सीरीज कम्बिनेशन है, कौन सा पैरेलल कम्बिनेशन है। ठीक है, तो देखिए सीरीज कम्बिनेशन की पहचान क्या है, आप जरा देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब ये V वोल्ट की बैटरी करंट का डायरेक्शन क्या होता है? प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो यहाँ से जो करंट जाएगी, मान लो I करंट जा रही है, ठीक है, तो वही करंट इधर भी जाएगी, वही करंट क्या होगी? इधर भी जाएगी, और वही करंट जो है सभी रेजिस्टेंसेज में जाएगी। वो करंट क्या होगा? I होगा, जो सभी रेजिस्टेंस में जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सीरीज कम्बिनेशन की पहचान ये होती है कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सब में करंट क्या होता है? सेम होता है। बट अब देखो वोल्टेज जो होता है इन सबके क्रॉस डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ, यहाँ से I करंट जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R1 है ना, तो R1 क्या होगा? जो R1 रेजिस्टेंस है इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर वोल्टेज आ जाएगा। तो मान लो इसके ऊपर क्या है? वोल्टेज V1 है, इसके ऊपर क्या है? वोल्टेज V2 है, और इसके ऊपर वोल्टेज क्या है? V3 है। तो सीरीज कम्बिनेशन को पहचानने के लिए 2 चीजें जाननी जरूरी है आपको। पहली चीज कि सीरीज कम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम होता है, जितने भी रेजिस्टेंसेज होते हैं सब में सेम करंट जाता है। दूसरा, वोल्टेज डिफरेंट होता है। बात समझ गए? कि जितनी वो जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखा सर्किट का। Let 3 रेजिस्टेंसेज R1, R2 and R3 are connected in series along with a battery of voltage V, ठीक है, and with E। ठीक, करंट इसमें क्या हो रहा है? I जा रहा है। ठीक है, अब फिर मान लेते हैं let voltage develop across R1 is V1, ठीक है, across R2 is V2 and across R3 is V2। बात समझ गए? मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है वो V1 है, इसके अक्रॉस क्या है? V2 है, इसके अक्रॉस क्या है? V3 है। ठीक है, अब एक चीज देखो, जितना वोल्टेज आप यहाँ से देते हो ना, उसी वोल्टेज में से इन तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगाए और इन तीनों का वोल्टेज 24 वोल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 12 वोल्ट आप लगाओगे ना, ठीक है, तो 12 वोल्ट में से ही इस पे डेवलप होगा। ठीक है, जैसे मान लो 12 वोल्ट आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो 2 वोल्ट इस पे आ जाएगा, 4 वोल्ट इस पे आ जाएगा, तो 2 4 कितना हुआ? 6, तो 6 वोल्ट इस पे आ जाएगा। मतलब इन तीनों वोल्टेज का जो सम होगा वो V के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, सो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ गया? V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब देखो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम साहब क्या कहते हैं? ओम साहब ये कहते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? IR। मान लो R जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, होल सर्किट। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो एक तीनों रेजिस्टेंस को हमने हटाया, इन तीनों रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? हटा दिया, और इन तीनों की जगह एक कोई रेजिस्टेंस यूज किया जिसका रेजिस्टेंस क्या है? R है, और वो इन तीनों के इक्विवेलेंट मतलब तीनों के बराबर काम कर रहा है। ठीक है, उसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और देखो तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक, V1, ये V1 अगर हमको निकालना है तो V1 V इक्वल टू IR होता है ना, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो गया I
और इसमें इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, ये हो जाएगा IR1, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR2, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR3, हो जाएगा ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लिखते हैं, देखो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में देखो V इक्वल टू क्या है V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो V क्या है IR है, V1 हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2 और V3 हो जाएगा IR3, ठीक है। तो ये IR हो गया, यहाँ से I कॉमन ले लो तो क्या हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब देखो I से I क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, बात समझ गए। तो यही जो है दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए थे। अब मान लो 4 रेजिस्टेंस जुड़े हों, जैसे मान लो 1 2 3 4, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस जुड़ा है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं सभी रेजिस्टेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको एक चीज और समझना बहुत ध्यान से, देखो जैसे मान लो यहाँ पे हमने R1 R2 और R3 लिया था ना, ठीक है। R1 लिया था, R2 लिया था और R3 लिया था। अब यहाँ पे मान लो R1 की वैल्यू क्या है 2 ओम है, ठीक। R2 की वैल्यू 4 ओम है, ठीक है। और R3 की वैल्यू क्या है 6 ओम, ठीक। R1 का वैल्यू 2 ओम लिया, R2 का क्या 4 ओम और R3 का कितना ले लिया 6 ओम ले लिया। तो अगर मैं कहूं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनको अगर सीरीज में मैंने जोड़ा है, ठीक है, इन सीरीज, ठीक है, इसको मैंने सीरीज में जोड़ा है, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। मतलब कि 2 प्लस 4 प्लस 6, तो 6 और 4 10 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 ओम। बात समझ गए। अब एक चीज समझना, देखो हमने रेजिस्टेंस क्या लिया था 2 ओम का लिया था, फिर कितने का लिया था 4 का लिया था, फिर कितने का लिया था 6 का लिया था। लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो क्या आया 12 ओम का आया ना, मतलब इन तीनों से भी ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हमको किसी भी सर्किट में, अब इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इसको आप सुन लीजिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी भी सर्किट में, ठीक है, अगर हमको ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तब हम रेजिस्टेंसेस को किस क्रम में जोड़ते हैं सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। इफ मोर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड इन अ सर्किट देन रेजिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस को किस में जोड़ना चाहिए सीरीज में जोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इन तीनों के सम के बराबर हो गया। बात समझ गया। जैसे मान लो किसी सर्किट में आपको 12 ओम की जरूरत है, मान लो 10 ओम की जरूरत है और आपके पास यही 2-3 रेजिस्टेंस हैं। अब आपके पास दिक्कत हो जाएगी कि हम कैसे जोड़ें कि हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। तो ये R2 और R3 है ना, इनको सीरीज में जोड़ देना, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 ओम का हो जाएगा। बात समझ में आया। तो कभी भी अगर सर्किट में हमको ज़्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत होती है तो हम उनको क्या करते हैं सीरीज में जोड़ते हैं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का तरीका क्या है। पहचानने का तरीका है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेज के क्रॉस जो वोल्टेज होता है, देखो वोल्टेज डिफरेंट आता है, इसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं रेजिस्टेंसेज में वो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, बट करंट सेम होती है। जो करंट जाएगा जितने भी रेजिस्टेंस हैं जो करंट जाएगी वो क्या होगी सेम होगी। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या है पहचान है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल इसका बताऊंगा तब आपको ये चीज़ क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, वीडियो पास करके नोट कर लीजिए। अब सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए ये 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3, इनको मैंने पैरेलल जोड़ दिया। पैरेलल मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 इनका वन इंड जो है एक पॉइंट E से जुड़ गया है और दूसरा क्या हुआ है E से जुड़ गया है, और इसको फिर हमने B बैटरी से जोड़ दिया है और यहाँ पे की लगा दे रहे हैं, ठीक है। बात समझ गया। तो पहले इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, लेट 3 रेजिस्टेंसेज R1 R2
and R3 are connected in parallel, ठीक है, along with a battery of voltage V, ठीक है, and a key, ये की हो गया। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन जुड़ा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने का तरीका क्या होता है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल और ये कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज है। बात समझ में आ रहा है कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब देखो यहाँ से करंट जाएगा, बात समझ रहा है ना, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, जाएगा, ठीक है। तो सीरीज में क्या था कि जो करंट था वो सेम था, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, देखो अब यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक, मान लो ये बैटरी यहाँ से आई करंट दे रही है, ठीक है, और यहाँ पे गई, तो अब ये करंट यहाँ पे क्या हुआ, 3 वायर हो गया ना, ये फर्स्ट वायर, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड होने से क्या हुआ, इसमें मान लो I1 करंट जा रही है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, I3 जा रहा है। बात समझ गए, इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3, ठीक है, क्योंकि ये करंट जब जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है, तो क्या होगा, तीनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, ठीक, और फिर यहाँ पे जुड़ेगा, तीनों करंट जुड़ेगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आई करंट ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को जोड़ते हैं तो उसमें करंट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, करंट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट करंट इन R1 इज I1, इन R2 इज I2 एंड इन R3 इज I3, ठीक है। और देखो करंट डिफरेंट होता है, सेम क्या होता है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत ये होती है कि जो वोल्टेज हम लगाते हैं, जो बैटरी का वोल्टेज होता है, बैटरी के वोल्टेज का मतलब होता है बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। बैटरी का जो वोल्टेज होता है एक्चुअल में उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही क्या होगा, तीनों पे इक्वली जाएगा। अगर मान लो 12 वोल्ट की बैटरी लगाया ना, तो इन तीनों रेजिस्टेंस पे वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। गायत्री एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, रेजिस्टेंस को रजिस्टर भी कहते हैं, इज वी। बात समझ गए। अब देखो ओम साहब क्या कहते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। ओम साहब ये कहते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। आई आर होता है तो आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। अब यहाँ पे R मान लो, R इज द इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। R जो है सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, R मान लिया, ठीक है। अब उसी तरीके से देखो, अब हमको मान लो क्या करना है, इसी तरीके से अगर I1 निकालना है, सिमिलरली, ठीक है, ध्यान देना, अगर हम I1 निकालते हैं तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज V है ना, और रेजिस्टेंस इसका क्या है, R1 है, तो V अपॉन R1 हो जाएगा। बात समझ गया। जैसे I इक्वल टू V अपॉन R हुआ, तो अगर हम इसके लिए I1 निकालते हैं जिसमें I1 करंट जा रही है, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। I2 इक्वल टू V अपॉन R2, ठीक है। I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, ठीक है। अब जरा देखो, ध्यान देना, ये I करंट जा रही है, ठीक, और यहाँ पे यही I करंट क्या हो जा रही है, इन तीनों करंट में डिवाइड हो जा रही है। तो हम ये लिख सकते हैं ना, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बात समझ गए। I करंट जा रही है, ये पॉइंट ए पे पहुंच रही, तो यहीं पे ना डिवाइड हो रही है। एक्चुअल में देखो एक लॉ होता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट बहने का मतलब क्या हुआ, करंट क्या मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जितना चार्ज यहाँ से जाएगा वही चार्ज क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे इंटरमीडिएट में, तब आपको एक किरचॉफ लॉ पढ़ाया जाएगा, किरचॉफ का नियम पढ़ाया जाएगा। उसमें किरचॉफ के नियम भी ये कहता है कि किसी जंक्शन पे, जंक्शन का मतलब देखो यहाँ पे 3 तार जुड़े हुए हैं ना, जो करंट आती है और जो करंट क्या होती है, जाती है, सबका सम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। बात समझ गया। अब देखो, सो अब I इक्वल टू क्या है, V अपॉन R है, तो यहाँ पे लिख दिया V अपॉन R, ठीक है।
ये हो गया बी अपान आर वन, ये हो गया बी अपान आर टू, और आई थ्री हो गया बी अपान आर थ्री। ठीक है, तो ये हो गया बी अपान आर, यहाँ से बी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। ठीक है, अब बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वन अपान आर इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या है, फार्मूला है, वन अपान आर इक्वल टू क्या है, वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, महत्व समझो क्या है। ठीक है, मतलब देखना, ठीक है, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में हम फार्मूला रट लेते हैं, उसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट इज पावर। कभी भी देखो शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, जिज्ञासा जब तक नहीं रहेगी तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, सीखना ज़्यादा जरूरी होता है। अब इसको समझिएगा जरा, मान लो कि तीन रेजिस्टेंस आपने लिया, तीनों रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ये 6 ओम का था। मान लो ये तीनों रेजिस्टेंस कितने ओम के थे, 6 ओम के थे। आपने इनको किस में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा। ठीक है, अब ये तीनों रेजिस्टेंस जो है मिल करके कितने ओम का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो पहले इनको जोड़ा गया तो हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो तो फार्मूला क्या लगाएंगे, वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन अपान सिक्स प्लस वन अपान सिक्स प्लस वन अपान सिक्स। ठीक है, वन अपान आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन 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 कितना हो जाएगा, थ्री, थ्री अपान सिक्स, तो ये हो गया वन अपान टू, थ्री वन जाते थ्री टू सिक्स। ठीक है, ये हो गया वन अपान आर इक्वल टू वन अपान टू, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। देखो आर इक्वल टू क्या हो गया, 2 ओम। अब देखो क्या कमाल है ये, तो कमाल ये है इसमें कि हमने रेजिस्टेंस कितने ओम का लिया था, 6 ओम का लिया था। तीनों रेजिस्टेंस कितने ओम के थे, 6 ओम के थे। लेकिन जब इसको हमने सर्किट में जोड़ा पैरेलल, तो ये तीनों मिलके कितने ओम के बराबर काम कर रहे हैं, 2 ओम के बराबर काम कर रहे हैं। मतलब कि जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम है। मतलब 6 ओम का है और ये काम कितने ओम का कर रहा है, 2 ओम का कर रहा है। तो कभी भी हमको सर्किट में अगर, ठीक है, कम रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तब हम रेजिस्टेंसेस को किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका ये होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सब पे सेम होता है। ठीक है, जो वोल्टेज हम देंगे, जो वोल्टेज सोर्स होगा हमारा, जो जितने वोल्ट का रहेगा वही वोल्टेज सारे रेजिस्टेंस पे रहेगा। बट है क्या कि करंट सब में डिफरेंट हो जाएगा। करंट क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। तो जब किसी सर्किट में करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तब वो रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, पैरेलल में हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे ना, तो सीरीज और पैरेलल ये पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोगों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से उसको पढ़िएगा, अच्छे से उसका डेरिवेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, 1-2 बार कॉपी पे बैठ के उसको डिराइव करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से ये क्या कहते हैं, विनम्र निवेदन। ठीक है, मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मेरा भी कुछ भला हो सके। ठीक है, और थोड़ी सी गुरुदक्षिणा भी मुझे मिल जाए आप लोगों की तरफ से। तो हम आते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत शक्ति। अब इलेक्ट्रिकल पावर से क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखो 2 चीज़ें होती हैं फिजिक्स के अंदर में, 9th में आपने पढ़ा होगा इसको कि पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज पावर। ठीक है, एनर्जी और पावर में काफ़ी डिफरेंस होता है। एनर्जी और पावर में क्या होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है, वर्क और पावर। ठीक है, अभी तो मान लो रामलाल है, श्यामलाल है, बहुत फेमस लोग हैं। मान लीजिए एक रामलाल है, दूसरे श्यामलाल है। ठीक है, अब कोई खेत है, खेत को कहा जाए कि आप जाइए इसको कोड़ दीजिए। कोड़ना समझते हैं ना, फावड़ा लेकर के कोड़ देने के लिए। मान लीजिए रामलाल उसी खेत को 2 दिन में कोड़ देते हैं। ठीक है, श्यामलाल उसी के उसको 4 दिन में कोड़ देते हैं। बात समझिएगा, रामलाल 2 दिन में कोड़ दे रहे हैं और श्यामलाल 4 दिन लगा रहे हैं उसी खेत को कोड़ने के लिए। बात समझ रहे हैं ना।
काम तो दोनों सेम करेंगे, वही खेत था रामलाल ने कोड़ा, वही खेत था क्या था श्यामलाल ने कोड़ा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन फर्क क्या है, रामलाल 2 ही दिन में कर दे रहा है, श्यामलाल 4 दिन लगा रहा है, ठीक है। तो रामलाल का पावर क्या है, ज्यादा है। जब जो वर्क को हम क्या करते हैं, टाइम से कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम वर्क के होने का रेट निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तब जो है उसी को हम पावर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर है, तो इलेक्ट्रिकल पावर से मतलब क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिकल पावर से मतलब क्या है, जैसे आप कहते हैं कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन कितना है, 1500 वाट, 1500 वाट का है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई 1500 वाट का मशीन है, क्या है 1500 वाट का मशीन है, मतलब कि वो 1500 जूल वर्क जो है 1 सेकेंड के अंदर क्या हो रहा है, कर रहा है, ठीक है। 1500 जूल का वर्क जो है 1 सेकेंड में क्या कर रहा है, कर रहा है वो। बात समझ गए। हम ये भी कह सकते हैं दूसरा चीज कि 1500 जूल एनर्जी 1 सेकेंड के अंदर खा रहा है, ठीक है। देखिए हीट, एनर्जी और वर्क, 3 चीजें होती हैं, हीट, एनर्जी और वर्क। ये तीनों तिड़वा बहन है, जुड़वा जानते हैं ना, ठीक है, जुड़वा ट्विंस, तो ये तिड़वा हैं। अब कैसे कहोगे, अब देखो आपके अंदर जितनी एनर्जी रहेगी, ठीक है, जितनी एनर्जी होगा उतना अपना हाथ रगड़ सकते हो, रगड़ोगे ना, ठीक है। तो रगड़ोगे तो क्या करोगे, वर्क करोगे। अब वर्क करोगे तो आपकी हथेली क्या होगी, गर्म होगी। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तीनों का यूनिट सेम होता है, जूल में, कैलोरी में नापा जाता है। बात समझ गए, है ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी लेकिन अलग अलग रूपों में होती है, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करने से मतलब क्या है, देखो इसको 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला ये हुआ कि रेट ऑफ वर्क, ठीक है, डन बाय एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड एज इट्स पावर, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज इट्स पावर, ठीक। दूसरी चीज, या ये भी हम कर सकते हैं कि रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इट्स कॉल्ड एज इट्स पावर, ठीक है। मतलब कि रेट ऑफ डूइंग वर्क भी हो गया या रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी भी हो गया। दोनों चीजें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के अंतर्गत ही, दोनों चीजें क्या हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल हम ये भी कह सकते हैं